नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी त्योहारी सीजन अपने चरम पर चल रहा है। चरम पर चलने का मतलब है कि सब जानते हैं कि इस त्योहारी सीजन में भरपूर खरीदारी हर व्यक्ति करेगा। कुछ खरीदेगा और सामान कुछ भी आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, क्योंकि आपके पास न तो इस समय समय होगा और न ही आपके पास इस समय पैसों की कमी होगी। तो इस समय जब आप सामान खरीदो तो सामान में मिलावटी चीज़ों के बारे में भी आप सजग रहें, सावधान रहें। तो जब भी कोई ऐसा सामान आए और मिलावटी सामान आ जाए, तब आपके पास क्या अधिकार हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे आज। और त्योहारी सीजन सबसे ज़्यादा शानदार उत्तम सीजन है जब मिलावटी सामान अपने पूरे मार्केट में भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा तो आपके क्या अधिकार हैं, कैसे अधिकार हैं कि उन मिलावटी सामान पे या कोई गड़बड़ सामान पे क्या हमको अधिकार मिले हुए हैं सरकार के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। तो इस बारे में हमको सबसे अच्छी राय कौन दे सकता है, और सबसे अच्छी राय हमको इस मामले से संबंधित एक एडवोकेट ही हमको इस बारे में राय दे सकते हैं। और राय देने के लिए आज हम बात करेंगे उपभोक्ता मामलों के सबसे वरिष्ठ वकील देवेंद्र मोहन माथुर से। देवेंद्र मोहन माथुर जो कि राजस्थान नहीं, देश विदेश में भी अपने इन उपभोक्ता मामलों के कानूनों से सबको सजग कराते हैं। कई बार इनके अखबारों में लेख आते हैं, कई इंटरव्यू देते हैं। तो आज हम भी इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र मोहन माथुर जी आपका हमारे चैनल पर। तो आज किस तरह से मिलावटी सामानों से आम आदमी बच सके, इस बारे में बताएं सर। देखिए, उपभोक्ताओं को चाहिए कि अपनी योजना बनाए। मिलावटी सामान, खाने पीने की चीज़ों को एक उच्च स्तरीय दुकान से खरीदने की कोशिश करे, ताज़ा मांग करे और ये देखे कि वास्तव में वो वस्तु ताज़ा है या नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब पैकेट की वस्तु हैं, हम सोचते हैं भीड़ भाड़ से बच जाएं, फ़ौरन जाके मिल जाए, पैकेट उठा के उसने खाने पीने की चीज़ें दे दी, तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। अब जो खाने पीने की चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि इस समय पूरा ओल्ड स्टॉक निकलता है। उसकी थैली पर प्रिंट देखें, मैन्युफैक्चरर डेट देखें और वो कब कैसे बनाया है, कब तक आया है, कौन सी चीज़ है और उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसके पैकेट की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदें। क्योंकि हम केवल ब्रांड से प्रभावित हो जाते हैं। जब ब्रांड देखते हैं कि साहब बीकाजी है या XYZ कोई भी है, तो हम उससे प्रभावित होकर खरीद लेते हैं, जबकि हमें पैकेट देखने का पूरा राइट है, चुनने का राइट है और यहाँ तक कि हमें ये देखने का राइट है उसमें कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं। जो केमिकल बड़े हैं, जो ज़्यादा मात्रा मिले हैं, उनको पहले अक्षर पे लिखना जरूरी होता है। जैसे किसी को शहद है, चीनी है, तो चीनी कितनी मात्रा में है ये पता होना चाहिए और उस फूड इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या केमिकल मिले हुए हैं, तो ये आपको जानने का अधिकार है कि बाजार में सोच समझकर प्लानिंग से जाएं। और बाजार में लिखता भी हूँ कई बार कि 2 घंटे पहले जाएं। बाजार में जाने का मतलब ये नहीं कि हम कोई आफत काट के आ रहे हैं या कोई कल भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। कल भी होगा, बाजार भी वही रहेगा, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं हम एक की जगह 4 ले आते हैं, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को ले आते हैं। तो उन चीज़ों को संभाल के रखना भी एक प्रॉब्लम है और हमारी जेब से पैसा खर्च हो गया। 6 मेरे को शर्ट चाहिए, मान लीजिए 1, तो आप प्लीज़ 1 ही लाइए, क्योंकि अगली बार फैशन बदल जाएगा। आप सेल के चक्कर में 6 लिया है, 6 तो एक साथ नहीं पहन सकते आप लोग। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी जेब कटाई तो नहीं हो रही है, हम कल नहीं होगा इस चक्कर में नहीं होंगे। और हम बाजार 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे घूमने के बाद भी आप ना लाए तो भी अच्छा है, क्योंकि कल फिर नई रेंज आ जाएगी और फिर बाजार फिर खुलेगा। तो आपको जो चीज़ लानी है वो प्लानिंग से लाएं, उसकी कीमत पूछें, उसकी खूबियाँ पूछें, बाजार टू बाजार जाएं
और कोई जरूरी नहीं है कि उस बाजार से खरीदना जरूरी है। किस मॉल में घुस गए तो जरूरी नहीं उस दुकानदार से खरीदा जाए, मॉल में खरीदा जाए। आप बाजार भी बदल सकते हैं कि जहां आपको 400 रुपये बचे, 300 रुपये बचे, 100 रुपये बचे, हमें बाजार बदलने में भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। इवन यदि आपको दुकानदार ने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, चाय पिला दी आपको, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को क्रय करने के लिए मजबूर हैं। आप उस दुकान से उठ भी सकते हैं, क्योंकि कीमत और जेब दोनों आपकी है। क्योंकि बाजार में हमें जल्दबाजी नहीं करनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, प्लीज क्रेडिट कार्ड लेकर ना जाएं। क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग ज्यादा होने लगा है। हम चीज लेते हैं, एक आ जाती है 6 के, उस समय दर्द नहीं हो रहा, उस समय आपको पता नहीं चल रहा कि मेरी जेब से कितना पैसा चला गया, और वो भी अनावश्यक। जूता चाहिए मुझे, एक ले आया मैं 6 जोड़ी, 6 जोड़ी को मैं एक साथ थोड़ी पहनूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ बहुत सस्ता ले आया। ये गलतफहमी है मेरी, क्योंकि हर बार फैशन बदलेगा, डिजाइन बदलेगी, और आप 6 जूते एक साथ नहीं पहनेंगे, अल्टीमेटली सूखेंगे और अल्टीमेटली वो फेंक दिए जाएंगे। तो आपकी जेब कटाई ना हो, इसलिए बाजार में बड़ी सावधानी से जाइए। जिस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं उसकी 4 दुकानें छानिए, देखिए, पूछिए। सुनने का आपको राइट है, सुनवाई का अधिकार आपको है, सुरक्षा का अधिकार आपको है। आप देखिए कि बाजार में वो चीज भ्रामक विज्ञापन तो नहीं है, जो बताई गई फीचर उसमें है भी कि नहीं है, उसका मैन्युफैक्चर कौन है, कब बना, कहाँ तक की गारंटी वारंटी है। क्योंकि आजकल वारंटियाँ ज़्यादा चल गई, गारंटी नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की सख्ती होने लगी और कंज्यूमर लॉ हर आदमी जागरूक होने लगा, तो आजकल मैन्युफैक्चरर बाई उड़ गया, और मैन्युफैक्चरर की जगह क्या आ गया, मार्केटेड बाई। उस मार्केटेड बाई पर विश्वास कम करें, क्योंकि उत्पादनकर्ता अगर अपना नाम नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब वो उत्पादन नहीं है, वो उत्पादक नहीं है, वो मार्केटिंग करने वाले ही लोग उसमें शामिल हैं, जो असेंबल करके जोड़ के कोई चीज़ को बनाकर अपना ब्रांड का ठप्पा लगाकर दे रहे हैं। क्योंकि आजकल फ्रेंचाइज का ज़माना है, और फ्रेंचाइज के कारण कंज्यूमर को वो गुणवत्ता वाला माल नहीं मिल रहा जिस ब्रांड को वो लेकर बाजार गया था और खरीदना चाहता था। सर, आपने बताया कि मार्केट में अच्छी तरह से अच्छी दुकानों पर जाना चाहिए, ये किसी भी दुकान पर जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताया कि मैं किसी दुकान पर गया, अच्छी दुकानों की जांच की, अच्छी दुकान अपने मन से मैंने ये मान लिया कि ये दुकान अब कोई मिलावटी सामान नहीं देगा या कोई गड़बड़ सामान नहीं देगा, तो मेरे अधिकार क्या है। जैसे मिठाई के दौर में कोई डिब्बा भी तोल रहे हैं, साथ के साथ मिलावटी या नकली मावा के साथ भी मिठाइयाँ बेची जा रही है। और दूसरा, अभी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हम सरकार ने या कोर्ट ने इनको लगाने का आदेश दिया है, तो उसके बारे में हमें कुछ राय दें सर। देखिए, मिठाइयों के जहाँ तक संबंध है, अभी कानून भी पास हुआ, मिठाई की तारीखें भी लिखी जाने लगी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि दुकानदार खराब मिठाई बेच रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग में इसकी शिकायत की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर को शिकायत की जा सकती है, स्वास्थ्य सेक्रेटरी को फोन है, और आपका कोई भी साधन नहीं तो कलेक्टर साहब को तो कर ही सकते हो। कलेक्टर साहब के यहाँ कंट्रोल रूम भी होता है, एडीएम की ड्यूटी भी होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप उन लोगों को शिकायत कर सकते हैं। अगर खराब बिक्री है तो उस दुकानदार के पास पहले जाके उसको बदला भी सकते हैं। आपका ये अधिकार है कि अगर मिठाई, अब जहाँ तक सवाल मिठाई के डिब्बे तोलने का है, तो आप उस समय ऐतराज़ करिए, क्योंकि आज आप ऐतराज़ नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे, तो उसका निवारण भी नहीं होगा। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा कि साहब ये हो गया, ये हो गया, ये हमने ऐसा कर लिया, ठग गए, नहीं। उसके बाद आपकी अपनी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खुद को ही आना पड़ेगा आगे, और आपके लिए कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, लेकिन आपकी अपनी जागरूकता अगर आप काम करते हैं तो मिठाई का डिब्बा भी बदलना पड़ेगा उसको, और ख़राब चीज़ है तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। आप उसके पैसे लेने के भी अधिकारी हैं, और आप वो भी नहीं तो स्वास्थ्य विभाग को शिकायत कर सकते हैं, सरकार को शिकायत कर सकते हैं, एनजीओ में जिम्मे जा सकते हैं, और आपके आगे कार्रवाई खुली है। लेकिन सवाल यह है कि तुरंत मौके पे तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि मिठाइयाँ खराब हो जाती हैं, ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाते। अगर आप कोर्ट की इंतजार करेंगे, मैं कोर्ट केस करूँगा, जब तक मिठाई बिल्कुल जहर हो चुकी होगी, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसके लिए हम साक्ष्य जुटा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के जरिए, और उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी कराया जा सकता है।
सर, आपने जैसे बताया कि लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाया जा सकता है, स्वास्थ्य विभाग में शिकायत भी की जा सकती है, कलेक्टर में भी शिकायत की जा सकती है, लेकिन आम आदमी इन पर पहुंच रखना उसको थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई जागरूक है तो वह कर सकता है, शिकायत भी कर सकता है, लेकिन आम आदमी इन सब के पास जाने से घबराता है। वो ये सोचता है कि 300-400 रुपये की मिठाई होगी, शिकायत करूंगा तो कई महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे शिकायतों का निवारण होने में। तो क्या विभाग इस तरह से आगे बढ़कर भी कोई कार्रवाई करता है, या मैं और क्या इस तरह से काम करूं कि मैं सरकार या जो भी मैं गलत सामान लेकर आऊं उससे मैं निजात मिल सके? उपभोक्ता को देखिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पब्लिक एट लार्ज का क्वेश्चन हो जाता है। मिठाई का डिब्बा एक अकेले आदमी का मैटर नहीं है। आज मेरे पास मिठाई खराब आई तो मैं संबंधित विभाग में शिकायत तो करूंगा ही करूंगा। मुझे थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए उपभोक्ता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन बना रखी है। हेल्पलाइन में भी आप शिकायत कर सकते हैं, कलेक्टर साहब को भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर सकते हैं। अब तो ईमेल है, मोबाइल है, आप तुरंत कंट्रोल रूम में शिकायत करेंगे तो तुरंत कार्रवाई होती है। क्योंकि ये धारणा कभी ना बनाए कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि 99% लोग तो ये मान के चलते हैं कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ करते ही नहीं है, बात करके रह जाते हैं। लेकिन जिन जिन ने अब तक शिकायतें करी उस पर कारण भी हुए, निवारण भी हुआ उनका, और सब लोग अपने अपने प्रयास करने से ही मशीनरी ठीक होती है। चाहे मोनोपोली हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, लेकिन जब पब्लिक डिमांड उठाती है, जब ये कहती है कि अब तो ईमेल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आपको अगर कोई चीज़ खराब मिली है तो ये मत सोचिए कि मटर 5 पैसे का है। आप ये देखिए उसने कितने करोड़ पैकेट बांटे होंगे, बेचे होंगे, तो उसमें कितनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई होगी। तो सवाल ये कि हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अगर साक्ष्य इकट्ठे करेंगे तो आप बाद में लास्ट में कंज्यूमर कोर्ट में भी जाया जा सकता है। क्योंकि आज आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो उच्च गुणवत्ता को मानकर खरीदी है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस स्वास्थ्य खराब होने के क्लेम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सारी एविडेंसेस कोर्ट में पेश करनी पड़ेंगी कि मेरे को इस मिठाई को खाने से ये बीमारी हुई, उस बीमारी का इलाज मेरा ये हुआ, और ये सब चीज़ें। और उसमें गवर्नमेंट को भी आप पक्षकार बना सकते हैं। और सरकार की महती जिम्मेदारी है कि आपकी शिकायत को वो आसानी से साधारण रूप में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से हम उसको शिकायत ही नहीं करते। तो उसका कारण ये बन जाता है कि हम लोगों ने प्रॉपर शिकायत नहीं करी, हमने एक जनरल मॉब नहीं बनाया, हमने उसको मूल मुद्दा नहीं बनाया, और हमने अपने आस पड़ोस वालों से, मित्रों से, सर्किल में बात नहीं करी, और हमने कभी भी लिखित में आज तक शिकायत नहीं करी। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सरकार तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती। मीडिया उछाता है, आपका टीवी, आपका चीज महत्वपूर्ण जो चैनल है ये आप तक पहुंचा रहा है बात को। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी लिखित में शिकायत करने की आदत डालें। और ऐसा नहीं है कि आपकी लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई महकमा नहीं है। सर, आपने एक बात बताई कि जैसे तुरंत कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इसके पीछे, इस तुरंत कार्रवाई नहीं होने के पीछे ही जो नकली सामान बेचता है, नकली मिठाई बेचता है, वो एक तरह से आज़ाद हो जाता है। तो इस आज़ाद होने के बारे में क्या प्रावधान है, या क्या उस पर नकेल कसी जा सकती है? देखिए, निवारण तो आपको, अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो निवारण तो तुरंत ही हो जाएगा। क्योंकि आप उसको मालूम है कि चलती हुई दुकान में अगर आप हल्ला करेंगे, आप जाके बताएंगे मिठाई ख़राब है, तो किसी दुकानदार की हिम्मत नहीं है कि वो ख़राब चीज़ आपको वापस ना करें। लेकिन हम जाते ही नहीं हैं, हम तो यही धारणा बना ली हमने बैठे बैठे घर में कि कुछ नहीं होगा। तो पहला कदम तो आपको वापस उस चीज़ को, उस वस्तु को वापस दुकानदार तक पहुंचा कर उसकी जानकारी में लाओ कि ये मिठाई या ये पर्टिकुलर चीज़ खराब हो रही है या खराब है। तो उसके पैसे भी वापस मिलेंगे आपको, यह आपका अधिकार है। वस्तु लिखने से कुछ नहीं होता, लिख देना वस्तुएं बदलने एक बार बेचने के बाद माल वापस नहीं होगा, ऐसा लिखना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। लेकिन हम हमारी तरफ से प्रयास करें, सरकार को भी लिखें। देखिए, रिजल्ट आने का क्योंकि मशीनरी ऐसी है, गवर्नमेंट मशीनरी ऐसी है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो हो सकता है आप उस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। आपकी एफर्ट्स पता नहीं कितने लाखों लोगों की जान बचा सकती है।
कितने लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन में आना पड़ सकता है, कितने लोगों को फायदा मिलेगा, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब समय के सीमा जो हम कह सकते हैं कि इतनी तुरंत कोई कार्रवाई कभी नहीं हो पाती, इसके लिए भी हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कंज्यूमर कोर्ट्स को 1 करोड़ रुपए तक की सीमा दे रखी है। आपको साबित ये करना है कि मेरे को इस नकली मिठाई खाने से या नकली वस्तु से ये मुझे नुकसान हुआ। सपोज कोई मोबाइल लेके आया और मोबाइल को चार्जर पे लगाया उसने, चार्जर पे लगाने के बाद और उसे चार्जर पे लगाने में उसमें आग लग जाए मान लीजिए, तो आग लगने के साथ मोबाइल का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी होती है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में सुरक्षा का अधिकार भी दे रखा है। मैंने कोई वस्तु खरीदी है तो मैं उसको नुकसान ना हो मेरे को, तो मेरी सुरक्षा की गारंटी भी उसमें होनी चाहिए, वो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। क्योंकि जब आप उपभोक्ता में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां आपको मुआवजे का पूर्ण रूपेण अधिकार दिया गया है। साबित करने का भार आपके ऊपर है कि मेरे को उस वस्तु खरीदने से मुझे ये नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई मेरे को इससे किया जाए, और उसमें ब्याज भी मिलता है। अगर किसी में सेवाओं में कमी करी है, जैसे बैंक ने, बीमा ने, तो उसकी भी आपको ब्याज के रूप में भी क्षतिपूर्ति मिलती है। पहले जो कानून थे उसमें दुकानदार को तो सजा हो जाती थी, लेकिन कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में ये प्रावधान है कि अगर आप साबित करते हैं तो सेवाओं में कमी होने पर आपको जो नुकसान हुआ है वो आपको पूरी भरपाई हो जाएगी। कोई व्यक्ति इंडिविजुअल या बिना एडवोकेट के भी न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, किसी वकील को ले जाकर उपस्थित होता है, या खुद भी बिना वकील के न्यायालय में उपस्थित हो सकता है और अपनी बात न्यायालय में कर सकता है। ये भी इस बारे में बताएं सर। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून में आप किसी भी कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी अगर आपका अपना केस है तो आप खुद भी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल सोच रहा है हमेशा से, कंज्यूमर लॉ 29 साल में बहुत बड़ा हो गया है। आप जो चीज़ कहना चाहते हैं उसके लिए साक्ष्य, उसकी भाषा, परिवाद, ये सब पेश करने में आपको दिक्कतें आ सकती है। आपकी मर्जी है, आपको कोई ये मांगेगा नहीं कि आपको वकील करना जरूरी है, आप अपनी पैरवी भी खुद कर सकते हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं खुद जाता हूं तो एक अलग से साक्ष्य उपस्थित करूंगा, और मैं किसी अनुभवी व्यक्ति के जरिए जाता हूं तो उसमें अलग साक्ष्य उपस्थित किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी सोचता है कि थोड़े से पैसों की मिठाई या सामान लेकर आया हूं, वकील की फीस, टाइम, तो इन उलझन भरी चीज़ों से निजात किस तरह से पाए और आम आदमी ऐसे सॉल्यूशन निकल सके, तो उसके बारे में आप बताएं सर। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक तो बिना किसी भय के आप जा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं है, और ये भी एक स्कूल है, सीखने का जरिया है। आप अपने प्रयास करेंगे, और उसके लिए मैंने बताया अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो राज्य सरकार की हेल्पलाइन है, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने हेल्पलाइन दे रखी है, राष्ट्रीय आयोग की दे रखी है, और जयपुर में भी दे रखी है, राजस्थान में भी दे रखी है। लेकिन आप पहले शिकायत करने की आदत डालें, साक्ष्य इकट्ठी करें। आधी प्रॉब्लम तो आपकी शिकायत करते हो जाएगी, लेकिन हमारे में से 99% लोग शिकायत नहीं करते, केवल बात करते हैं। जब आप इस धुन में जुनून होना चाहिए कि नहीं, मेरे साथ ऐसी घटना घटी तो और किसी के साथ घटना ना घटे, मैं उसके लिए भला कर रहा हूं बस, तब आप आगे मंजिल तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वरना अब तक इतने हजारों केस क्यों होते। अगर सारे लोग ये सोच के बैठ जाएं कि ये तो कुछ नहीं होता, तो कंज्यूमर कोर्ट फिर आज इस मुकाम तक पहुंचता ही नहीं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट कर ही नहीं सकते थे। तो आज जिस मुकाम तक पहुंचे हुए लोगों का जुनून, लोगों की प्रेरणा, हम सबका मिलकर प्रयास आज कंज्यूमर मूवमेंट को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि नए नए कानून बन गए। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर 180 जजमेंट आ चुके, और उससे अधिक जजमेंट रोजाना आ रहे हैं। तो एक कानून नया फ्रेम ले रहा है, नया वर्क ले रहा है, और नए आयाम बना रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या
जब हम शुरू के दिनों में हम काम करते थे तो लोग हमारे पे हंसते थे और कहते थे अरे क्या कंज्यूमर कोर्ट, क्या होता है उपभोक्ता मंच। लेकिन जब उनको उसकी ताकत पता चली, इम्प्लीमेंट हुए, सरकार की आंखें खुली और आज भी बैंकों में सुधार आया। और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, टेलीफोन डिपार्टमेंट की पहले बहुत सारे केसेस थे, बिजली बोर्ड केस थे, आज उन सबकी कंज्यूमर कोर्ट की वजह से गुणवत्ता में सुधार आता चला जा रहा है। और सवाल ये कि हमारे अधिकारों में वृद्धि हो रही है। जो चीज एक्सपेरिमेंटल केस होते थे, पेंशनर को मिलने वाली कंज्यूमर मेडिकल एड भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आ गई, एजुकेशन भी लाए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नगर निगम भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज उस परिभाषा की बदलती रूपरेखा लोगों के बदल रही है और रोजाना इस बात का विवाद हो रहा है कि हम सब उपभोक्ता हैं, हम हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो उस चीज की गुणवत्ता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। लेकिन ये घर में बैठे बैठे धारणा मत बनाइए कि कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब तक पहल नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। और लेकिन अब तक जिन लोगों ने पहल करी, आज वो कानून बना चुके हैं, नए नए कानून बन गए हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आज जिस मुकाम पर कंज्यूमर कोर्ट 29 साल में पहुंचा है, वो लोगों के प्रयास हैं, सरकार की गलतियां हैं। सरकार ने अपने आप को ठीक भी करने की कोशिश करी, और भी काम हो रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इंतजार, धैर्य भी रखना पड़ेगा। और हमें नई चीज़ लाने के लिए तो हमेशा कोशिश होती है। जब कोई चीज़ नई लाता है उसको एक बार तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज के लिए फिर वो एक आसान रास्ता बन जाता है। कितने लोगों को मालूम है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी कंज्यूमर कोर्ट के एम्बिट में आती हैं, लेकिन हमारी तरफ से शिकायत नहीं होने के कारण आज भी लोग ठगे जा रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है कि सर्विस टैक्स देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम दे रहे हैं क्योंकि हम सह रहे हैं। जब तक हम सहते रहेंगे वो लोग लूटते रहेंगे। जिस दिन आप सहना बंद कर देंगे उस दिन आपको नया मंजिल, नई उपभोक्ता, नया आपको ब्रांड एम्बेसडर मान लिया जाएगा। आप सब, हम लोग इंस्पेक्टर हैं बाजार के, लेकिन आज बाजार में किसी प्रकार की कोई अनफिट ट्रीटमेंट होती है देखते हैं तो आप उसको रोकने का पूरा अधिकार रखेंगे और पब्लिक के लिए सोचते हुए अपना जनहित में ये भी एक प्रयास होगा। दिवाली ही नहीं, हम तो हर दिन दिवाली है। उपभोक्ता की जेब में हमेशा पैसे भरे रहने चाहिए और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करें, बाकी बचत करें। और जितनी चीज़ की ज़रूरत है, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को घर में ना लाएं। एक चीज़ की ज़रूरत है एक लाएं, दो चीज़ की ज़रूरत है दो ही लाएं, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसी चीज़ें मत लाएं। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कंपनी को लिखें, सरकार को लिखें, दुकानदार को लिखें। ये लिखने की जो परंपरा है, जब चिट्ठियाँ लिखते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं वो चिट्ठी को पी जाए और चिट्ठी को इग्नोर कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बाजार सावधान होकर जाएं, सतर्क होकर जाएं और मोल भाव करें और एमआरपी पे भी बार्गेन करना सीखें। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक आर्टिकल आया था पिछले संडे को कि एमआरपी पे भी बार्गेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे कोई सामाजिक स्तर कम नहीं होता है आपका। लेकिन जो चीज़ें अगर आपको महंगी लगती हैं तो उस पर बार्गेन भी आवश्यक रूप से करें और बाजार 2, 3, 4, 6 घंटे निकाल के जाएं, जल्दबाजी में ना जाएं। शाम को 7:45 बजे 9 बजे ना जाएं, क्योंकि दुकानें बंद होने लगती। जब लोग जनरली दुकान में भीड़ पड़ती है शाम को, उस पर कोई ऑप्शन नहीं होता। इवन मैं तो आपको एक संदेश और देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके टोटल भी लगाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है दुकानदार ने आपको आइटम तो आए 8 ही घर में, लेकिन 9 के पैसे लग रहे हों क्योंकि उसने आज की तारीख भी जोड़ दी है। तारीख भी जोड़ देते हैं चला के। जो जागरूक होता है टोटल लगाता हो तो ठीक है, बच गया। और जो नहीं लगा दी टोटल, वो घर आके 300 रुपये तक, 400 रुपये तक का अंतर टोटल में पड़ जाता है। क्योंकि दुकानदार लेने में भूल नहीं करता, देने में भूल कर जाता है। क्योंकि उसको मालूम है कि हम लोग कितनी जल्दबाजी में जाते हैं, जबकि हम लोग बिजी नहीं हैं। लेकिन हम अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के कितने पैसे हुए बोल के हम फटाफट दे देते हैं। हमने ना तो आइटम गिने, ना हमने टोटल लगाया। ये हमारी कमजोरी है जिसका फ़ायदा बाजार उठा रहा है। आप बाजार के राजा हैं, आप बाजार में राजा की तरह निकलिए। बिल्कुल धीरे धीरे खरीदिए, योजनाबद्ध कार्यक्रम से खरीदिए और लोगों को भी जानकारी दीजिए। और हो सके तो संयुक्त खरीदारी करना कोशिश करें, आपको और सस्ता मिलेगा, आपकी बार्गेन पावर बढ़ेगी। हम सारे मित्रों को एक साथ ले जाएं, 20
की जगह 50 चीज़ का ऑर्डर दें, आपको 40% का अंतर पड़ेगा। आप बाज़ार में संयुक्त खरीदारी के लिए जोड़ दें तो शायद मैं समझता हूँ कि आपकी कोई जेब नहीं काट पाएगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है हमारे बीच देवेंद्र मोहन माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उपभोक्ता मामले देखते हैं देश में, राजस्थान में, प्रदेश में। हर व्यक्ति उपभोक्ता मामलों के संबंध में जब भी कोई बात करेगा तो देवेंद्र मोहन माथुर का नाम, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, अवश्य आएगा। तो इसी तरह से हम आगे भी इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि और भी हमारे क्या अधिकार हो सकते हैं उपभोक्ता मामलों में, और इस तरह से हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अधिक से अधिक लोग शिकायतों का या अपने निवारण का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। और अगर यदि अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा तो इसलिए तो हमको किसी से शिकायत करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। हम सरकार ने बहुत कॉल सेंटर बनाए हुए हैं, सरकार ने उपभोक्ता मंच बनाए हुए हैं। अगर हम शिकायत ही नहीं कर सकते हैं तो हमको ये तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करोगे कैसे लोग आपकी शिकायत के बारे में विचार करेंगे। हो सकता हो उनको पता ही नहीं हो कि जो शिकायत आम आदमी करना चाह रहा है वो वास्तव में भी समस्या है या नहीं। तो अगर आप शिकायत करोगे तो सरकार का ध्यान जाएगा, उपभोक्ता मंच का ध्यान जाएगा। तो एक आप अकेले शिकायत नहीं कर रहे हैं, इस शिकायत के बदले आपने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। और जब दिशा प्रदान करेंगे तो ही हमारा समाज ऐसे उपभोक्ता न्यायालय में जाकर हमारा समाज सजग होगा। समाज को एक अच्छा सामान मिलेगा, बिना मिलावटी सामान मिलेगा, शुद्धता के साथ सामान मिलेगा। क्योंकि अगर मिलावटी सामान लेंगे तो उससे बीमारियां बढ़ सकती है, उससे कई तरह के रोग होंगे। और रोग के बारे में आप जानते ही हैं कि बीमारी में भी पैसा खर्च होता है। मिलावटी सामान खाएंगे तो शरीर में बीमारियां होगी, तो अस्पतालों का बिल, और भी 50 तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए आज का ये हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम देवेंद्र मोहन माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, से और भी कई विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।